हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं कुमार महेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल शांतिपुर टारगेट गवर्नमेंट जॉब पर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग लेकर के आए हैं, ठीक है, एनईपी 2020 अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को और आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाएगा। तो आप भी लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए आंसर देने के लिए। तो चलिए, इसी के क्रम में आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपकी अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। और चलिए, आप लोग तैयार हो जाइए। और क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी। 26 जुलाई 2020, 27 जुलाई 2020, 28 जुलाई 2020, 29 जुलाई 2020। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 29 जुलाई 2020 को। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। यह फिर डॉट है, वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लेगी 1986 का स्थान लेगी 32 वर्ष, 33 वर्ष, 34 वर्ष और उसके बाद 35 वर्ष। तो देखिए यह 34 वर्ष है। कितना वर्ष है? 34 वर्ष। तो यहाँ पर देखिए आप 34 लिख दीजिए। तो यह 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का क्या लेगी? स्थान लेगी। तो आपका आंसर हो जाएगा 34 वर्ष। ये डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अंतरिम प्रारूप तैयार करने हेतु की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। तो कह रहा है कि देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अंतिम प्रारूप तैयार करने हेतु की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। देखिए, अगर हम लोग समिति की बात करें तो समिति का गठन हुआ था 2016 में। और वह समिति देखिए आपका क्या है, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। तो जो डॉक्टर के कस्तूरी रंजन है, यह इसरो के पूर्व क्या प्रेसिडेंट है। वर्तमान में बहुत सारी यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं, ठीक है, बहुत सारे आयोग के प्रेसिडेंट भी हैं, ठीक है। तो के कस्तूरी रंजन के अध्यक्षता में यह समिति गठित की गई थी। अर्थात अगर कभी प्रश्न पूछ ले कि एनईपी 2020 के अध्यक्ष कौन है, तो एनईपी 2020 के जो अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट है, वह भी डॉक्टर के कस्तूरी रंजन है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अटल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, नवाचार मंत्रालय और उसके बाद है श्रम मंत्रालय। तो देखिए, मानव संसाधन जो विकास मंत्रालय है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स जो डेवलपमेंट है ना, इसके बारे में पूछा जाता है। तो इसका नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। तो देखिए, अगर अब सबसे पहले देखिए जो शिक्षा मंत्रालय था उसका नाम शिक्षा मंत्रालय ही था, ठीक है। लेकिन इसको 1985 में, देखिए कब, 1985 में, ठीक है, इसका नाम बदल करके मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया था। फिर पुनः 2020 में इसका नाम फिर बदल दिया गया और क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय। तो कमेंट करके आपको बताइएगा कि भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था? भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था? चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 5 है, एनईपी 2020 के तहत स्कूल से दूर रहे लगभग करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाया जाएगा। तो देखिए यह बात की गई है कि एनईपी 2020 के तहत स्कूल से दूर रहे लगभग कितने करोड़ बच्चों को वापस लाने का प्रावधान किया गया है। और कहा गया है 2030 तक उनको क्या किया जाएगा? वापस लाया जाएगा। तो कितने करोड़ बच्चों को? देखिए 5 करोड़, 6 करोड़, 2.5 करोड़ और डी ऑप्शन है 2 करोड़। तो 2 करोड़ बच्चों की बात की गई। कितने करोड़ बच्चों की बात की गई है? 2 करोड़ बच्चों की बात की गई कि इनको हम लोग क्या करेंगे? जो बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं, स्कूल छोड़ के चले जाते हैं, इनको हम पुनः क्या करेंगे? स्कूल में लेकर के आएंगे। चलिए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? नए पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना के साथ प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा पर जोर देते हुए स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 ढांचे की जगह, ठीक है, 5+3+3+4 का नया पाठ्यक्रम संरचना लागू किया गया, जो क्रमशः है। अब देखिए 10+2 वाला जो संरचना था इसको हटा करके नया मॉडल लाया गया है, 5+3+3+4 का लाया गया है, ठीक है, जो क्रमशः है। तो देखिए एक कह रहा है 3 से 5, ठीक है, 3 से 5 नहीं है, 3 से 8 है। कितना है? पहला 3 से 8 है, ठीक है। तभी हम लोग डिटेल डिस्कस करते हैं। तो पहला 3 से 8 है, इसमें 3 से 5 करेगा, गलत हो गया। फिर इसके बाद देखिए 3 से 8 ये सही हो गया। देखिए 5 साल हो गया, 3 से 8 5 साल। फिर देखिए 8 से 12 का रहा है तो 4 साल हो गया, नहीं 3 साल होना चाहिए। 8 से 11 होना चाहिए, तो ये भी देखिए आपका क्या हो गया? गलत हो गया। फिर देखिए 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14, 14 से 18। हाँ बिल्कुल, सी ऑप्शन हमारा क्या है? राइट ऑप्शन है। डी ऑप्शन इसलिए गलत हो गया कि यहाँ पर 13 से 21 का बात कर रहा है। तो इसका आंसर देखिए जो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। तो पहले 5 वर्ष जो होगा आपका, ठीक है, यह आपका 3 से 8 वर्ष होगा, या 2 भागों में बटा होगा।
ठीक है। फिर देखिए दूसरा जो है, जो 3 वर्ष होगा 8 से 11 होगा, अर्थात क्लास 3rd 4th 5th, और जो अगला 3 वर्ष होगा जो मिडिल लेवल होगा यह आपका क्लास 6 7 8, और जो अगला 4 वर्ष सेकेंडरी लेवल होगा, ठीक है, जो 9 10 और 11 होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि नई प्रणाली में 3 साल की आंगनबाड़ी या प्री स्कूलिंग के साथ कितने साल की शिक्षा प्रारंभ होगी ना। तो देखिए टोटल जो शिक्षा है वह 15 साल की है। कितने साल की है? 15 साल की। अब 3 साल तो पहले ही क्वेश्चन में ही दे दिया है, तो 15 में से 3 हटा दें, कितना आ जाएगा? 12 वर्ष। तो नई शिक्षा प्रणाली में 3 साल की आंगनबाड़ी या प्री स्कूलिंग के साथ 12 साल की स्कूली शिक्षा की गई। तो 12 साल देखिए 1 से लेकर के 12 तक 12 साल हो गया, और 3 साल मिला कितना हो गया? 15 साल। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 12। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा NCPFECCE के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित करेगा। देखिए अगर हम बात कर रहे हैं कि जो बच्चे जो शुरुआती शिक्षा है 3 से 8 वर्ष की बात की गई है। 3 से कितने वर्ष? 8 वर्ष की जो शिक्षा की बात की गई है, ठीक है, अर्थात जो हमारा फाउंडेशन स्टेज है, अर्थात देखिए 3 साल का आंगनबाड़ी वाला और 1 और 2 वाला, मतलब जो 5 साल की शुरुआती शिक्षा है, जो शुरुआती 5 साल की क्या शिक्षा है, तो इसके लिए पाठ्यक्रम का जो निर्धारण करेगी वह NCERT करेगी। कौन करेगी? NCERT करेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? NCERT। तो चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा NCERT का गठन कब हुआ था। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, स्कूलों में ग्रेड से ही व्यावसायिक शिक्षा शुरू हो जाएगी और इसमें इंटर्नशिप शामिल होगा। तो देखिए बात कर रहा है कि स्कूलों में अब देखिए पहले क्या था, व्यावसायिक शिक्षा जो होती थी हाई स्कूल के बाद शुरू होती थी, जैसे ITI पॉलिटेक्निक इत्यादि। अब जो वोकेशनल एजुकेशन है उसकी बात कर रहा है। अब इस NEP 2020 में जो व्यावसायिक शिक्षा है इसकी शुरुआत की बात क्लास 6 से ही कर दी गई है। किस क्लास से कर दी गई है? क्लास 6 से कर दी गई है। और यह भी कहा गया है उसके साथ साथ बच्चों को इंटर्नशिप भी कराया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई गाँव का बच्चा है और वह उसको मान लीजिए कि ठीक है कोई काम दिया जा रहा है, तो अगर मान लीजिए वो आर्किटेक्चर का काम सीख रहा है तो वह जाएगा अपने गांव में कम से कम 10 दिन का क्या करेगा, उनके यहाँ जा करके इंटर्नशिप भी करेगा, देखेगा और चीज़ों क्या करेगा, सीखेगा। तो इसका आंसर देखिए हमारा बात कर लिए तो इसका हो जाएगा 6। क्लास 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा की क्या हो रही है? शुरुआत हो रही है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। एक नई एवं व्यापक स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा NCFE ना, जो NCERT के द्वारा क्या किया जाएगा? विकसित की जाएगी। या कब तक किया जाएगा? तो देखिए अब नया हम लोगों के पास जैसे NCF 2005 है, NCF क्या है? 2005 है। अब हम लोगों का नया NCF आएगा और इसको विकसित करना है 2020-21 तक। कब तक करना है? 2020-21 तक इसको क्या कर देना है? विकसित। 21 लास्ट तक इसको क्या कर दिया जाएगा? विकसित कर दिया जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर देखिए 11 क्या कह रहा है कि NEP में कम से कम ग्रेड तक, अच्छा हो कि ग्रेड 8वीं तक और उससे आगे भी मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा को ही शिक्षा का माध्यम रखने पर विशेष जोर दिया गया है ना। देखिए इसके विशेष जोर की बात कर रहा है। तो कम से कम तो 5वीं, किस क्लास तक? 5वीं क्लास तक, 5th क्लास तक हर हाल में बच्चों को क्या देनी है? आपको मातृभाषा में देनी है, मदर टंग में क्या देनी है? एजुकेशन देनी है। मातृभाषा में बच्चे की जो मातृभाषा होगी उसी में क्या देनी है? एजुकेशन देनी है। और अच्छा होगा कि आप 8वीं तक इसको बढ़ा दें और आगे भी बढ़ाएं तो ये भी क्या होगा? और अच्छा होगा। तो इसी में देखिए त्रिसूत्री भाषा की क्या की गई है? बात की गई है। लेकिन 5वीं तक हर हाल में बच्चे को मातृभाषा में क्या देनी है? शिक्षा देनी है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक देखिए NPST राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष तक विकसित किया जाएगा, जिसके लिए NCERT SCERT शिक्षकों और सभी स्तरों एवं क्षेत्रों के विशेषज्ञ संगठनों के साथ परामर्श किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2022 तक कहा गया है। क्या कहा गया है? कि 2022 तक एक, ठीक है, एक ड्राफ्ट बनेगा, ठीक है, शिक्षकों के लिए। तो उसकी बात की गई है। तो 2022 तक की बात की गई है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसमें कौन कौन शामिल होगा। तो इसमें NCERT भी शामिल होगा, SCERT भी शामिल होगा। शिक्षकों और सभी स्तरों एवं क्षेत्रों के विशेषज्ञ संगठनों के साथ क्या किया जाएगा? परामर्श किया जाएगा। और इसको 2022 तक क्या करना है? कंप्लीट करना है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य मिलकर काम करेंगे, जिसमें GDP में इनका योगदान जल्द से जल्द, ठीक है,
हो सके तो वर्तमान में देखिए जो शिक्षा पर व्यय होता है गवर्नमेंट की तरफ से वह वर्तमान में 4.4% होता है, लेकिन इसमें कहा गया है कि कम से कम 6% जो हमारी जीडीपी है तो उस जीडीपी का कितना परसेंट करना है 6%। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। एनईपी 2020 का लक्ष्य 2030 तक युवा और प्रौढ़ साक्षरता को प्राप्त करना था। देखिए इसमें बात की जा रही है युवा और प्रौढ़ साक्षरता की बात की जाए तो 100% कितना परसेंट 100% का टारगेट रखा गया है कि 2030 तक 100% क्या कर देना, लोगों को साक्षर कर देना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि उच्चतर शिक्षा 2035 तक GER, देखिए GER कह रहा है तो ग्रास इनरोलमेंट रेशियो की बात कर रहा है, को बढ़ाकर कितना परसेंट किया जाएगा। जो हमारी उच्चतर शिक्षा है, हायर एजुकेशन है, तो हायर एजुकेशन का जो ग्रास इनरोलमेंट रेशियो होगा इसको 50% कर दिया जाए। कितना परसेंट, कम से कम 50% बच्चा यहाँ क्या करे, पढ़े। और इसके तहत बात भी की गई है कि 3.5 करोड़ सीट क्या की जाएगी, जोड़ी जाएगी। 3.5 करोड़ सीट क्या कर दी जाएगी, जोड़ दी जाएगी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि असत्य कथन की पहचान कीजिए। अब देखिए आपको असत्य बताना है, तो देखिए यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 1949 बिल्कुल सही है। देखिए जो विश्वविद्यालय आयोग है डॉक्टर राधा कृष्णन जी की अध्यक्षता में बना था, ये तो सही है। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की माध्यमिक शिक्षा आयोग की बात कर रहा है, मुदालियर आयोग की बात कर रहा है 1952-53 बिल्कुल सही है। नेशनल एजुकेशन कमीशन की बात कर रहा है अर्थात कोठारी आयोग की बात कर रहा है, और कह रहा है 66 से 68 गलत है, यह 64 से है। कितना है देखिए बच्चों, 64 से 66 है आपका कोठारी आयोग। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 बिल्कुल सही बात, पहली बार 1968 में ही बनी थी, तो हमारा थर्ड ऑप्शन क्या है, गलत है। तो इसका देखिए आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, थर्ड। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। चलिए इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। जब एनईपी की घोषणा हो रही थी तो इन सब स्लाइड को दिखाया गया था। तो देखिए इवैल्यूएशन ऑफ की बात करें, एजुकेशन पॉलिसी की बात करें, तो देखिए यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49 में आया था डॉक्टर राधा कृष्णन की अध्यक्षता में। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आया था 1952-53 में आया था, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में। फिर उसके बाद देखिए एजुकेशन कमीशन की बात करें तो यह 1964-66 में आया था, DS कोठारी की अध्यक्षता में। फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, यह आपकी आई थी 1968 में। फिर उसके बाद देखिए क्या किया गया था, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, अर्थात 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो एजुकेशन है इसको समवर्ती सूची में, कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया। बार बार पूछा जाता है कि एजुकेशन किस लिस्ट में है, तो एजुकेशन जो है समवर्ती सूची में है, कंकरेंट लिस्ट में है। फिर इसके बाद देखिए बात करें नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NEP 1986 आई। फिर उसी के बाद अब तक यही 1986 ही चल रही थी, तभी देखिए 34 साल के बाद पुनः नई आई है 2020। फिर इसके बाद देखिए NEP 1986 में मॉडिफिकेशन हुआ 1992 में प्रोग्राम ऑफ एक्शन के तहत, ये भी पूछ लिया जाता है। फिर इसके बाद देखिए 2015 में इस पर की जो नई हमारी आएगी इसके लिए 2015 में कमेटी गठित की गई, और 2016 में एक कमेटी बनी TSR सुब्रमण्यम कमेटी, और यह कमेटी जो रिपोर्ट दी थी यह 27 मई 2016 की दी। और फिर 2016 में ही एक रिपोर्ट बनाई गई, कमेटी गठित की गई डॉक्टर के कस्तूरी रंजन कमेटी रिपोर्ट। इनकी रिपोर्ट जो आई 31 मई 2019 को, और इन्हीं के रिपोर्ट के आधार पर इन्हीं की अध्यक्षता में NEP 2020 की क्या हुई 2020 आया। तो देखिए NEP 2020 का जो ड्राफ्ट है 2019 में आया था, अर्थात 31 मई 2019 को, लेकिन यह NEP लागू कब होती है, 2020 में होती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद देखिए पूछ रहा है कि स्कूली शिक्षा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। देखिए स्कूली शिक्षा से कह रहा है, अब देखिए स्कूली शिक्षा को 4 स्टेज में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। पहला देखिए फाउंडेशन स्टेज है, दूसरा देखिए प्रीपेरेटरी स्टेज है, तीसरा मिडिल स्टेज, और चौथा क्या है, सेकेंडरी स्टेज है। तो जो फाउंडेशन स्टेज है यह 3 से 8 वर्ष है, बिल्कुल सही बात है। फाउंडेशन स्टेज जो है 3 to 8 ईयर्स के लिए है, अर्थात 3 साल का आपका आंगनबाड़ी या प्री स्कूलिंग है। फिर उसके बाद 1-2 है। फिर दूसरा देखिए जो प्रीपेरेटरी स्टेज है यह 8 से 11 वर्ष है, बिल्कुल सही बात है। और तीसरा जो मिडिल स्टेज है देखिए यह 11 से 14 वर्ष है, और यहाँ पर 11 से 15 दिया, यही गलत हो गया आपका। सेकेंडरी स्टेज 14 से कितने वर्ष है, 18 वर्ष के लिए। अर्थात बच्चा जब
12 पास होगा तो कितने वर्ष का हो जाएगा, 18 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, तो 15 साल की एजुकेशन जब बच्चा ग्रहण कर लेगा तो कितने वर्ष का हो जाएगा, ठीक है, 18 वर्ष का हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अब इसी को थोड़ा सा। देखिए ये मॉडल दे के समझाया गया है कि देखिए यह नीति वर्तमान की 10+2 वाली स्कूली व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 की एक नई व्यवस्था में पुनर्गठित करने की बात करती है, जैसा कि यहाँ दिया गया आकृति में दिया गया है और अध्याय 4 में भी इस पर विस्तृत क्या दिया गया, विवरण दिया गया। तो यह पुराना है, अब पुराना समाप्त हो गया, अब नया वाला देखिए क्या है। देखिए सबसे पहले फाउंडेशन स्टेज है, फिर उसके बाद देखिए प्रिपरेटरी स्टेज है, फिर मिडिल है, फिर इसके बाद क्या है, सेकेंडरी। तो इसका क्रम लगाने के लिए भी आएगा। तो देखिए अगर हम लोग फाउंडेशन स्टेज की बात करें तो 3 ईयर आपकी आंगनबाड़ी या प्री स्कूलिंग है, ठीक है, जिसको हम लोग बाल वाटिका भी कहते हैं। फिर देखिए 2 साल का जो है आपका क्लास 1 एंड 2 का है, अर्थात एज 6 और 8। और ऐसे भी कहा जाता है जब बच्चा बाल्यावस्था में आता है तो क्लास 1 में जाता है, और बाल्यावस्था की शुरुआत देखिए 6 वर्ष से होती भी है। फिर उसके बाद देखिए जो प्रिपरेटरी स्टेज है यह आपका, ठीक है, 3rd स्टेज बात हम लोग करें तो यह देखिए 3 साल का है, अर्थात क्लास 3rd to 5th के लिए, और एज जो है आपकी 8 to कितना है, 11 के लिए। अर्थात बच्चा जब 8 साल का होगा तो क्लास 3rd में जाएगा, और जब बच्चा 11 साल का हो जाएगा तो क्लास 5 क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए मिडिल स्टेज आता है, तो मिडिल स्टेज भी 3 साल का बनाया गया है, अर्थात क्लास 6 to 8 बनाया गया। और जो बच्चे की एज होगी 11 से 14 वर्ष की होगी, अर्थात जब बच्चा 14 वर्ष का हो जाएगा तो उसके बाद बच्चा कहाँ चला जाएगा, ठीक है, 8वीं क्लास पास कर जाएगा। और उसके बाद देखिए जो हमारा लास्ट स्टेज है सेकेंडरी स्टेज, यह 4 वर्ष का है, क्लास 9 to 12 का है, अर्थात जब बच्चा 14 वर्ष का होगा तो वह क्लास 9 में जाएगा, जब 18 वर्ष का हो जाएगा तो बच्चा क्लास 12 क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो यह हमारा नया क्या है, स्ट्रक्चर है। चलिए हम लोग देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, और क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। द फुल नेम ऑफ एनपीएसटी का पूछ रहा है कि एनपीएसटी का फुल नेम क्या होगा, नेशनल प्रोग्राम स्टैंडर्ड फॉर टीचर। देखिए प्रोग्राम नहीं होता है, प्रोफेशनल होता है। फिर देखिए बी में नेचुरल का रहा है, नेचुरल नहीं होगा, नेशनल होगा। तो यह देखिए नेचुरल का दिया, गलत हो गया। फिर देखिए नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स, हाँ बिल्कुल सही। अब आपको ध्यान देना है, यहाँ पर देखिए ऑफ होगा, यहाँ पर देखिए क्या क्या होगा, फार होगा, ठीक है। तो नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर ये आपका सही है। और देखिए जो हमारा डी ऑप्शन नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड ऑफ टीचर, देखिए थोड़ा सा अंतर किया है, यहाँ फार और यहाँ ऑफ है, बाकी सब सेम है। तो आपको ध्यान देना है कि फार होगा, क्या होगा, फार होगा, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर। तो सी ऑप्शन इज राइट है। तो इसका आंसर की बात करें तो सी क्या है, सही है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। द फुल नेम ऑफ NMFL इज, तो देखिए नेशनल मिशन ऑफ फाउंडेशन, ठीक है, लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की बात कर रहा है। तो देखिए क्या कर रहा है, ए ऑप्शन हमारा कह रहा है कि नेशनल मिशन ऑफ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऑफ दिया है, अब इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं सभी ऑप्शन पर। नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, तो देखिए इन दोनों में सब सेम है, बस अंतर किसका, ऑफ का और ऑन का। अब हमको जज करना ऑन होगा कि ऑफ होगा। देखिए नेशनल मिशन ऑफ फाउंडेशन लिटरेसी एंड नेचर, नेचर तो है ही नहीं है, न्यूमरेसी है। नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन, देखिए यहाँ लिटरेचर दिया, लिटरेचर भी नहीं है, तो देखिए सी और डी तो गलत हो गया। अब देखिए हम बात करें तो इसमें आन कहा गया है, क्या कहा गया है, नेशनल मिशन ऑन। तो हमेशा ध्यान देना आन की बात की गई है, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो बी ऑप्शन हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो देखिए 20 का रहा है फुल नेम ऑफ ECCE, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो पहली शिक्षा हमारी है 3 वर्ष से लेकर 8 वर्ष की जो शिक्षा है उसके लिए ECC है। तो ECC की बात करेगा तो ECCE का फुल नेम क्या है, यह देखिए पूछ रहा है। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर इफिशियंसी, इफिशियंसी नहीं होता, एजुकेशन होगा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, बिल्कुल सही बात है। बी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। जैसे बार बार CCE का फुल फॉर्म पूछा जा रहा, तो उसी प्रकार से आपसे अब एक नया चीज़ आया है ECCE, ठीक है। तो अर्ली केयर चाइल्डहुड ये तो होगा नहीं, अर्ली चाइल्डहुड फॉर इन्वायरमेंट ये भी नहीं, तो हमारा बी ऑप्शन क्या है, राइट। तो इसका फुल नेम हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। द फुल नेम ऑफ मेरू इज, देखिए MERU की बात कर रहा है। और देखिए मॉडल मल्टी डिसिप्लिनरी इन्वायरमेंट रिसर्च एजुकेशन, देखिए इन्वायरमेंट नहीं होगा, एजुकेशन होना चाहिए, तो ये देखिए आपका गलत हो गया। बी ऑप्शन की तरफ देखिए हम लोग बढ़ते हैं, मॉडल
मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, बिल्कुल सही है, मॉडल मल्टी डिसिप्लिनरी, ठीक है, एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, ये आपका सही है। देखिए मॉडल मल्टी डायमेंशनल दिया तो ये गलत हो गया, यहाँ पर भी मल्टी डायमेंशनल दिया तो भी क्या हो गया आपका गलत हो गया, तो इसलिए बी ऑप्शन इज क्या है राइट आंसर। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 22 विद द फुल नेम ऑफ NETFE। तो देखिए कह रहा है कि नेचुरल, देखिए कह रहा है कि नेचर एजुकेशनल टेक्निकल फोरम, तो नहीं, देखिए एक ना जो शिक्षा के लिए क्या किया गया, एक टेक्निकल फोरम की स्थापना की गई, तो ये तो गलत हो गया, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, हाँ बिल्कुल सही बात है, इसका नाम है नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, जो बच्चों को टेक्निकल शिक्षा में क्या देगा, बढ़ावा देगा और पूरे भारत में समग्र रूप से क्या करेगा, काम करेगा। यहाँ पर देखिए नेशनल इन्वायरमेंट का दिया, गलत हो गया है, नेचुरल का दिया, ये भी क्या हो गया आपका गलत हो गया, तो बी ऑप्शन हमारा क्या है सही है। सबका फुल नेम एकदम बिल्कुल याद रखिएगा, बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। और आज के सेशन का हम लोग अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, और क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है, द फुल नेम ऑफ IITI इज, देखिए IITI इज कर रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेलीविजन एंड इंटरप्रिटेशन की बात कर रहा है, फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंटरप्रिटेशन की बात कर रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन की बात कर रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेलीग्राम एंड, देखिए टेलीग्राम की तो कोई बात ही नहीं है, ऑप्शन हमारा गलत हो गया, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन की बात कर रहा है, फिर देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेलीविजन एंड इसकी बात कर रहा है, फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंटरप्रिटेशन, तो देखिए इसका हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, तो इसका आंसर देखिए हमारा बी ऑप्शन सही है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट, नहीं सॉरी, इसका आंसर देखिए आपका सी ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। देखिए इसकी स्थापना क्या की जा रही है कि भारत में जितनी भी हमारी रीजनल लैंग्वेज हैं, इन लैंग्वेज के लिए, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए हिंदी में बहुत सारे शब्द यूज होते हैं, सबके लिए मानक शब्द यूज किया जाएगा, जो भी हमारे यहाँ लोक विधाएं हैं उनके लिए भी क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा, तो उसके लिए एक पूरे भारत में संस्था की स्थापना की है जिसका फुल नेम है IITI। तो इसका देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, सी ऑप्शन इस क्या है बेस्ट ऑप्शन। तो इस तरह से आज का सेशन हम लोग यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। तो अगर आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट हो और इंपॉर्टेंट है भी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सेशन को आज के सेशन को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्या कर दीजिए दबा दीजिए। फिर हम लोग इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ NEP पार्ट 2 में मिलेंगे, और वहाँ पर हम लोग कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की क्या करेंगे, बात करेंगे। तो चलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।